अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल, पेशे से गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। इन क्लासेस के ज़रिए आपको सिखाता हूँ इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम के इंग्लिश के सेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए। आपके सामने खुली हुई है द इकोनॉमिस्ट मैगजीन। आज इसका एक इकोनॉमिक आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं जो लिखा हुआ है चाइना के ऊपर, शी जिनपिंग के ऊपर। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और इसको पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स को डाइवर्सिफाई करो। एग्ज़ाम में किसी भी तरह का पैसेज आपके सामने आ सकता है, तो सिर्फ द हिंदू पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, अलग अलग राइटर्स को भी पढ़ना है। इस आर्टिकल में वोकैब बहुत हैवी है, ग्रामर बहुत हैवी है, और मैं आप सभी को क्विज़ दिखा देता हूँ। जो आज आप सीखोगे इस क्विज़ पे आप अप्लाई करोगे। 5 में से 5 नंबर मिलने चाहिए। पूरे मन से पहले सीखो, वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है चाइनाज न्यू रियलिटी। चाइना तो आप जानते ही हो। कह रहा है चाइना की नई हकीकत। जिस चाइना को हम देखते आ रहे हैं अब वो चाइना बदल रहा है। कैसे पता लगा भाई? कह रहा है चाइनाज प्रेसिडेंट विल बी डिफाइंड बाय हिज कैंपेन टू टेम कैपिटलिज्म। कह रहा है जो चाइना का प्रेसिडेंट है, हाल में जो चाइना का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो डिफाइन होगा आने वाले फ्यूचर में, पैसिव वॉइस के अंदर परिभाषित होगा। डिफाइन होने का मतलब होता है किस तरह से कौन सी चीज़ करेक्टराइज्ड होती है, कैसे उसका चित्रण किया जाएगा। तो कह रहे हैं इस शी जिनपिंग का चित्रण होगा, इसका डिफिनीशन बनेगा उसके इस कैंपेन के द्वारा, इस अभियान के द्वारा, इस ड्राइव के द्वारा, जो है टेम करने की, हरा देने की, काबू में कर देने की कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को। तो शी जिनपिंग चाह रहा है कि पूरी तरीके से पूंजीवाद और पूंजीवादी देशों को नीचा दिखाया जाए, इनको टेम किया जाए, और यही शी जिनपिंग की आने वाले टाइम में इतिहास में पहचान होने वाली है। समझ गए? तो ये चाइना का प्रेसिडेंट हो गया सब्जेक्ट, विल बी डिफाइंड हो गई इसकी वर्ब। डिफाइन का मतलब इंटरप्रेट करना, परिभाषित करना, करेक्टराइज करना, किसी चीज़ का चित्रण करना। टेम का मतलब होता है किसी को काबू में लाना। जैसे कोई जंगली जानवर है, आपने उसके गले में घंटी बांध दी है ना, वो कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो अगर आपने घंटी वंटी बांध दी, उसके गले में लगाम लगा दी, आपने उस जानवर को कॉन्कर कर लिया है, टेम कर लिया है। अब इसका मतलब होता है डोमेस्टिकेट करना, है ना, पालतू बना लेना, सप्रेस करना, सबड्यू करना। ये सब के सब किसी को काबू में लाने के लिए यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना इस सेशन को। बहुत ढूंढ करके लाता हूँ इन आर्टिकल्स को, ताकि आपकी रीडिंग में आपको वैरायटी मिले, अपने आप को निखारने का मौका मिले, है ना। लाता रहूँगा हर वीक, कोशिश मेरी यही रहेगी। चलिए फटाफट मैं आपको सारी वोकैब दिखा देता हूँ इस आर्टिकल की, ताकि पढ़ते हुए आप इसको स्मूथली पढ़ पाएँ। ये अपनी वोकैबुलरी शीट है, सारे पुराने नए वर्ड्स इसी शीट पर मिलेंगे। सैटरडे को आपको क्विज भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला ग्रुप है अपना। अच्छा, कुछ नए वर्ड्स हैं, कुछ पुराने हैं। जैसे पुराना वर्ड आया वायलेंट, एम्बिट, एम्पेरिकल, कंटेंट विद, डील विद, है ना, इटर्नल, ये तो रोज़ ही आ जाता है। फिर एक नया वर्ड आया परमिएट। ये सब पुराने वर्ड्स थे। एक एक करके सब वर्ड्स को देखेंगे डिटेल में। देखिए वायलेंट बना वायरस से। वायरस होता है जहरीला। वायलेंट मतलब एक्सट्रीमली पॉइजनस, जिसमें बहुत ज़्यादा जहर हो। अच्छा, पॉइजन और वेनम में क्या फ़र्क होता है आपको मालूम है? चलो आर्टिकल आएगा ना, आर्टिकल के बीच में ही आपको समझाऊंगा मैं इस कॉन्सेप्ट को। बहुत बार क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन आता है, पॉइजनस लिखें या वेनमस लिखें, आपको पता नहीं लगता पॉइजन और वेनम में फ़र्क क्या है। आर्टिकल के अंदर ही इसको देखेंगे। तो वायलेंट आपने समझ लिया ना। अब जो इसका पॉइजनस सिनोनिम है, ये आप आज आर्टिकल में देखने वाले हैं। वेनमस से या वायलेंट से इसको कनेक्ट करके रखना, जहरीली चीज़ को। अ वेरी वायलेंट फॉर्म ऑफ द डिसीज हैज़ अपीयर्ड इन अफ्रीका। एक बहुत ही जहरीला रूप जो है इस बीमारी का अफ्रीका में अपीयर हुआ है, सबको दिखाई दिया है। अगला वर्ड है अपना एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है दायरा, स्कोप, डोमेन, परव्यू, ऑर्बिट, जुरिस्डिक्शन, है ना। आपके दायरे को बोलते हैं एम्बिट। ये सेंटेंस भी हमने बनाया था कि लॉ मेकिंग पावर्स जो हैं, कानून बनाने की जो ताकत है, पुलिस पे और कृषि पे, एग्रीकल्चर पे, वो दायरे में होती हैं, फॉल अंदर एम्बिट करती हैं हमारी देश की स्टेट्स के, हमारे देश के राज्यों के। तो एम्बिट मतलब दायरा। इसका सिनोनिम है स्कोप। इसको आज आप आर्टिकल में देखोगे, एम्बिट के सिनोनिम को। एक और वर्ड है हमारे पास एम्पेरिकल, 2-3 बार आ चुका है पिछले वीक में। इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। सिर्फ सुनी सुनाई बात ना हो, जिसके ऊपर हमने प्रयोग किए हों, वो कहलाता है एम्पेरिकल, है ना, प्रैग्मेटिज्म से जो रिलेटेड हो। जैसे एम्पेरिकल स्टडीज हैव शोन द इफेक्टिवनेस ऑफ आयुर्वेदा इन ट्रीटिंग सेवरल लाइफस्टाइल डिजीजेस।
बहुत ही सारी प्रैक्टिकल स्टडीज़ ने जो लैब के अंदर हुई हैं उन्होंने दिखाया है कि आयुर्वेद बहुत ही इफेक्टिव है ट्रीट करने में कई सारी लाइफस्टाइल डिसीज़ को, है ना। एक और वर्ड है कंटेंट विद, ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। इसका मतलब होता है किसी से निपटना, डील विद करना, पुट अप विद करना, कंटेंट विद करना, है ना, ग्रैपल विद करना और टैकल करना। टैकल के साथ में विद नहीं आता है, इसका मतलब वही है ना, किसी से निपटना, लेकिन टैकल के साथ में विद नहीं लगाया जाता। टैकल नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखोगे किसी से निपटने की बात करता है। इटर्नल आप जानते हैं जो नेवर एंडिंग हो, हमेशा चलता रहे। इसका एक सिनोनिम है सस्टेन्ड, बहुत ही लंबा चलने वाला, टिकाऊ, बहुत लंबा चले, लॉन्ग लास्टिंग। सस्टेन्ड नाम के वर्ड को भी आज आप आर्टिकल में देखोगे, है ना, लंबा चलने वाला। नया वर्ड एज एक ही अपने पास आज, परमिएट। परमिएट का मतलब होता है घुस जाना अंदर, और कैसे घुसना, जबरदस्ती घुसना और स्प्रेड थ्रू हो जाना, फैल जाना। समझ गए मेरी बात को? इसको मैं आपको समझाता हूँ इस सेंटेंस से। कास्टिज्म कंटिन्यूज टू परमिएट द इंडियन सोसाइटी। आज भी जातिवाद जो है, कास्टिज्म है, वो घुसा हुआ है, जारी है घुसना और हमारी सोसाइटी में फैलना। तो ना केवल घुसा है बल्कि सब जगह फैला भी है। पानी को आप अगर किसी सूखी जगह में डालोगे तो पानी उस पूरी जगह में परमिएट कर जाता है, अंदर घुसता है उस जगह के, कोई भी मटेरियल हो उसके अंदर जाएगा और फैल जाएगा। परमिएट यही होता है। इसको पेनिट्रेट और डिफ्यूज़ होना भी बोलते हैं, सब तरफ फैलना, डिफ्यूज़ होना, है ना। चलो अब इन वर्ड्स के ऊपर अपना आर्टिकल टिका है, आपको वर्ड्स को रिवाइज करते रहना बार बार, ताकि मतलब तभी सीख पाओगे ना, मेरे एक बार बताने से तो नहीं आएगा, है ना। समरी टाइम, एक समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ है, आपको पता लगे उससे पहले ऐड करना चाहूँगा। आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है, इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में एक साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा। देखो समरी ये है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो एक आदमी का नाम सुना होगा, माओ जेडोंग, जिसने चाइना में कम्युनिज्म की शुरुआत की। कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद। कम्युनिज्म के अंदर चाइना ने बहुत तरक्की की, 40 साल जो है अंधाधुंध तरीके से चाइना आगे बढ़ता रहा। अब आगे शी जिनपिंग, ये क्या करते हैं, ये कम्युनिज्म के तो सपोर्टर हैं ही, साथ ये तानाशाही भी हैं। माओ जेडोंग से थोड़े से अलग हैं, तानाशाही को भी सपोर्ट करते हैं। अब इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है चाइना जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, कैसे वो अब तेज़ी से गिरने के रास्ते पे है। रीज़न क्या है, शी जिनपिंग की तानाशाही। पब्लिक को कंट्रोल करते हैं, लोगों की सोच को कंट्रोल करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ को, वहाँ की इकॉनमी को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये आर्टिकल इंडियन नहीं है, आप ध्यान रखें, एक यूके की मैगजीन के द्वारा लिखा गया है, तो ये इंटरनेशनल कमेंट्री है, ऐसा आप समझ सकते हैं। आज के आर्टिकल के अंदर आपको शी जिनपिंग का पूरा करेक्टर मिलेगा। इस आर्टिकल की टोन होती है इस टाइप की, जब एक आदमी के ऊपर लिखा हो, ऐसी टोन को हम बोलते हैं करेक्टर इवेल्युएटिंग टोन, ठीक है ना। किसी को इवेल्युएट कर रहे हैं, किसी के चरित्र को, करेक्टर को हम तोलने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना, योर इंग्लिश ट्यूटर, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ऐप पे मिलते हैं क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में। ये सारे कोर्सेज को मैं ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चला रहा हूँ। अगर आप खर्चा देखेंगे ऐप का और जो कोर्सेज के प्राइस और क्वालिटी देखेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, बेसिक से एडवांस्ड, 60 से 100 घंटे का कोर्स है। इसमें मैं आपको पेन पकड़ना सिखा रहा हूँ, इंग्लिश में लिखना कैसे है, शुरुआत कहाँ से करनी है और कैसे एडवांस लेवल तक जाना है, यूपीएससी, बैंक, एसएससी और आइल्स के। ऑलरेडी ये कोर्स चल रहा है, 20 घंटे की क्लासेस हो चुकी हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की कीमत है 699 रुपये, प्राइस अभी और बढ़ेंगे, जीएसटी इसमें इंक्लूड होगा। अभी कोड लगा करके, कौन सा, लर्न टू राइट, इस कोड को लगाओगे तो ये कोर्स मिलता है आपको 499 में, ठीक है, फ़ायदा उठा लेना। इसी तरह से एसएससी बैंक्स के लिए भी बहुत सारा मटेरियल रखा है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे पेपर को सॉल्व करना है ना। 50-50, 100 रुपये में इस मटेरियल का आप फ़ायदा उठा सकते हो। ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, कह रहा शी जिनपिंग इज़ वेजिंग अ कैंपेन टू पर्ज चाइना ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सेसेस। कह रहा है शी जिनपिंग नाम का जो आदमी है ना, ये वेज कर रहा है। देखो, वेज का मतलब होता है आपकी सैलरी, आपने काम किया उसका पैसा, ये होती है नाउन फॉर्म। लेकिन वर्ब फॉर्म में वेज का मतलब होता है किसी वॉर, किसी कैंपेन, बैटल, ड्राइव या मूवमेंट को सपोर्ट करना, कंटिन्यू करना। ये मैं आपको समझा दूंगा मीनिंग कैसे बना है, ठीक है।
शी जिनपिंग सपोर्ट कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं एक कैंपेन को, एक अभियान को, एक मूवमेंट को, जो है पर्ज करने की, पीछा छुड़ाने की, और किसका, चाइना का। और किससे, सारे के सारे कैपिटलिस्ट एक्सेसिस से, पूंजीवाद की ज्यादतियों से। एक्सेसिस मतलब ज्यादती, एक्सेस मतलब ज़्यादा। तो शी जिनपिंग क्या चाहता है, एक ऐसा कैंपेन चला रहे हैं ताकि चाइना में कैपिटलिज्म जो है, सारे के सारे जो व्यापारी हैं, सारे के सारे जो पूंजीवादी हैं, वो कम से कम हो जाएं, लिमिटेड फॉर्म में कैपिटलिज्म वहाँ पे चले। समझ गए। सब्जेक्ट शी जिनपिंग, वर्ब आपकी इज बेजिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब आओ इस वेज नाम के वर्ड पे। सर आपने तो बता दिया नाउन फॉर्म में मतलब पैसा, वर्ब फॉर्म में मतलब किसी बैटल को सपोर्ट करना। याद कैसे रहेगा, देखो बैटल किससे चलती है, वॉर किससे चलती है, पैसे से। अगर आप वेज और वॉर कर रहे हो ना, एक्चुअल में आप लोगों को पैसा दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो कि आप जाओ और इस जंग में मेरी तरफ से लड़ो। समझ गए ना। तो ऐसे ये वेज मतलब लोगों को पैसा दे करके किसी काम को करवाना, या इन अदर वर्ड्स सपोर्ट करवाना किसी काम को, ठीक है ना। तो कैंपेन को वेज करने का मतलब यही है, शी जिनपिंग अपने लोगों से इस कैंपेन को चलवा रहे हैं। पर्ज का मतलब होता है पीछा छुड़वाना। पर्ज और गेट रीड ऑफ दो वर्ब्स हैं अपने पास, दोनों की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, पर्ज समवन ऑफ समथिंग, गेट समवन रीड ऑफ समथिंग। समवन वो है जिसका पीछा छुड़वाया जा रहा है, और ऑफ के बाद वो आ रहा है जिससे पीछा छुड़वाया जा रहा है। समझ गए ना। गेट समवन रीड ऑफ समथिंग का मतलब है समवन का समथिंग से पीछा छुड़वाना। पर्ज में भी समवन का समथिंग से पीछा छुड़वाना, और यहाँ पे चाइना का पूंजीवादियों से पीछा छुड़वाना। स्ट्रक्चर यही रहेगी, हमेशा इसको ध्यान में रखें। कह रहा है चाइनास प्रेसिडेंट सीज सर्जिंग डेट एज द पॉइजनस फ्रूट ऑफ फाइनेंशियल स्पेकुलेशन एंड बिलियनर्स एज अ मॉकरी ऑफ मार्क्सिज्म। कह रहा है चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो देखते हैं बढ़ते हुए डेट को, बढ़ते हुए कर्ज को, सर्जिंग मतलब बढ़ता हुआ, है ना, ऊपर उठता हुआ। और कैसे देखते हैं भाई, एज लगा के बताएगा, उस पॉइजनस फ्रूट की तरह, उस जहरीले फल की तरह जो है फाइनेंशियल स्पेकुलेशन का, जो है आर्थिक सट्टेबाजी का, मतलब स्टॉक मार्केट्स का। और यही आदमी बिलियनर्स को देखता है मॉकरी ऑफ मार्क्सिज्म की तरह। मार्क्स एक आदमी थे जिन्होंने साम्यवाद का, कम्युनिज्म का जो है ना सिद्धांत दिया था। तो मार्क्सिज्म की मौकरी के तौर पे भी देखते हैं, उनके उपहास, जोक या मिमिक्री या उनकी इंसल्ट के तौर पे भी देखते हैं। शी जिनपिंग यही चाहते हैं कि चाइना में कोई भी बिलियनर ना हो और फाइनेंशियल बाजारों में सट्टा बाजारी भी ना हो। प्रेसिडेंट की वर्ब है सीज, सर्जिंग मतलब बढ़ता हुआ, इसको सोरिंग, इंक्रीजिंग, स्काई रॉकेटिंग बोलते हैं, है ना, ऊपर जाती हुई कोई चीज़ कहलाएगी सर्जिंग। पॉइजनस मतलब जहरीला, स्पेकुलेशन मतलब सौदेबाजी, गैम्बलिंग, बैटिंग, है ना, सट्टेबाजी। मॉकरी मतलब मखौल, मजाक, जोक, मिमिक्री। चलिए अब एक सवाल होगा आपका यहाँ पे, सर पॉइजनस की जगह वेनमस लगाएं तो क्या फ़र्क होगा। ध्यान से समझना, एक बार में समझ आ जाएगा। देखो पॉइजन भी एक जहर है, वेनम भी एक जहर है। पॉइजनस मतलब जहरीला, वेनमस मतलब भी जहरीला, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। पॉइजन हर वो चीज़ है जिसको आप खा सकते हैं या जिसको आप इनहेल कर सकते हैं। समझ गए। कोई जहर की पुड़िया है, कोई भी चीज़ है, कोई हवा है जहरीली, आपने गलती से इनहेल कर ली, कोई जहरीली चीज़ खा गए, वो सब चीज़ें होंगी पॉइजन। वेनम वो वाला जहर होता है जिसको कोई जानवर आपकी बॉडी में इंजेक्ट करके जाता है। आपको काटा किसी मकड़ी ने, आपको सांप ने डसा, किसी जो है, समझ गए ना, काटना, डसना, बाइट करना, ये सब चीज़ें जो सांप वाप कोई भी जानवर करे, वो आपकी बॉडी में जो जहर छोड़ता है, उस जहर को बोलते हैं वेनमस या वेनम, है ना। अब एक सेंटेंस बना लेते हैं, देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे लगाना है। द पॉइजनस या वेनमस स्पाइडर कंज्यूम्स दीज पॉइजनस या वेनमस प्लांट्स। ये जहरीली जो मकड़ी है इन जहरीले पौधों को खाती है। अब मुझे बताओ, मकड़ी जहरीली होगी तो मकड़ी वेनमस होगी या पॉइजनस होगी। ऑफ कोर्स वो वेनमस होगी। अब देखो मकड़ी कोई खाएगा तो नहीं, अब चाइनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो अलग टाइप के शौक है उनके, वैसे मकड़ी कोई नहीं खाता। तो मकड़ी कभी भी पॉइजनस नहीं हो सकती। पॉइजन वो है जिसको आप खाएंगे। मकड़ी जहरीली होती है इसलिए वो वेनमस होती है, क्योंकि वो आपको काटेगी तो वो वेनमस होगी, है ना, आपकी बॉडी में वेनम को छोड़ेगी। तो जहरीली मकड़ी मतलब वेनमस स्पाइडर कंज्यूम्स दीज, अब क्या खाता है, इन जहरीले प्लांट्स को। प्लांट तो आपकी बॉडी में जहर नहीं छोड़ेगा, प्लांट में वेनम हो ही नहीं सकता, प्लांट में पॉइजन हो सकता है। प्लांट को आप खाएंगे वो जहरीला निकल सकता है, दैट इज़ अ पॉइजन नॉट ए वेनम। समझ गए। तो ये फ़र्क होता है भाई वेनम और पॉइजन में। बहुत बार आया है क्लोज टेस्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखना हमेशा। कह रहा है बिजनेसेस मस्ट हीड स्टेट गाइडेंस। कह रहा है बिजनेसेस को हीड करना चाहिए स्टेट की गाइडेंस को। हीड का मतलब होता है सुनना, ध्यान देना। तो कह रहा है बिजनेसेस को चाइना में
राज्य की गाइडेंस जो है, सलाह जो है, उसके बारे में उसको सुनना ही चाहिए, ऐसा चाइना में रूल है। अब देखो, हीड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आप कभी कभी टू देखोगे और कभी कभी टू नहीं देखोगे। जैसे सेंटेंस है, द गवर्नमेंट डिडंट हीड टू पीपल्स कंसर्न्स। सरकार ने नहीं सुना, नहीं हीड किया लोगों के कंसर्न्स को। और यहाँ देखो, द गवर्नमेंट रेज्ड टैक्सेस ऑन फ्यूल विदाउट एनी हीड टू द कंसर्न्स ऑफ द पीपल। सरकार ने बढ़ा दिया टैक्स को फ्यूल पे, ईंधन पे, बिना किसी हीड के, बिना किसी सुने उन कंसर्न्स को जो हैं लोगों के। यहाँ पे हीड के बाद में टू नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हीड के बाद में टू आएगा। अब इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपको देख लेना हीड एक नाउन है या हीड एक वर्ब है। यहाँ पे तो हीड एक वर्ब था, डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद में हीड मेन वर्ब बन के आया, इसलिए हीड के बाद में हमने टू नहीं लगाया। हीड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन हीड एक नाउन भी है। जब ये नाउन फॉर्म में हो तब इसके बाद में टू आता है। तो एनी नाम के एडजेक्टिव के बाद में हीड नाम का नाउन आया हुआ है, इसलिए इसके बाद में टू लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, कई बार मैं आपको करवा चुका हूँ। नाउन और वर्ब फॉर्म एक ही होती है, वर्ब फॉर्म में नो प्रेपोजिशन, नाउन फॉर्म में ऑलवेज अ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। बड़े आगे सारे वर्ड्स अब याद कर लो, वो डिमांड है, ऑर्डर है, अटैक है, इम्पैक्ट है ना, सारे ऐसे वर्ड्स जिनमें ऐसा जो चक्कर चलता है। कह रहा द पार्टी मस्ट परमेट एवरी एरिया ऑफ नेशनल लाइफ। कह रहा जो पार्टी है ना चाइना में शी जिनपिंग की, इसको परमेट करना ही चाहिए, इसको इन्फिल्ट्रेट करना ही चाहिए। और किसको? हर एरिया को नेशनल लाइफ के, सामान्य जिंदगी के नागरिकों की। समझ गए ना, ऐसे वहाँ पे रूल्स हैं। शी जिनपिंग ऐसा चाहता है ना। परमेट करना मतलब अंदर घुस जाना, इन्फिल्ट्रेट करना, समझ गए ना, इन्वेड करना। चलिए, परमेट आपकी वर्ब है, मस्ट परमेट, पार्टी आपका सब्जेक्ट है। कह रहा वेदर मिस्टर शाई या शी कैन इम्पोज हिज न्यू रियलिटी विल शेप चाइनाज फ्यूचर एज वेल एज द आइडियोलॉजिकल बैटल बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। कह रहा हाँ के ना, मिस्टर शी जो हैं, शी जिनपिंग, वो इम्पोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते इस नई रियलिटी को, इस नई हकीकत को, जिसमें पार्टी आपकी नेशनल लाइफ को देखेगी, बिजनेस को सुनना पड़ेगा सरकार से। कह रहा हाँ कि ना, ये वाली जो चीज़ है ना पूरी की पूरी, यही चीज़ शेप करेगी, यही चीज़ आकार देगी चाइना के भविष्य को, फ्यूचर को, साथ ही साथ उस आइडियोलॉजिकल बैटल को, उस वैचारिक लड़ाई को जो दो चीज़ों के बीच में हो रही है। पहला तो डेमोक्रेसी के बीच में और दूसरा डिक्टेटरशिप के बीच में। डेमोक्रेसी मतलब गणतंत्र, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। समझ गए ना। तो शी जिनपिंग अगर सफल हो गए तो डिक्टेटरशिप, शी जिनपिंग अगर असफल हुए, नाकामयाब हुए, तो वहाँ पे चाइना में आ जाएगी डेमोक्रेसी। चलिए, स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस की? शी की जिनपिंग की जो वर्ब है वो है कैन इम्पोज। वेदर से बनने वाला ये पूरा जो क्लोज है, इसकी वर्ब है विल शेप। हाँ या ना, ऐसा होगा या नहीं होगा, ये पूरी बात की वर्ब है विल शेप, ये एक नाउन क्लोज है। अच्छा, आइडियोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू आइडियोलॉजी, रिलेटेड टू योर विचारधारा। डिक्टेटरशिप के बहुत सारे सिनोनिम है, इसको ऑटोक्रेसी, टिरनी, डिस्पोटिज्म और टोटलिटेरियनिज्म बोलते हैं। ये लास्ट वाले दोनों वर्ड देख लेना, हैवी हैं। तानाशाही के लिए ये दोनों हैवी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलो आज के क्विज में क्वेश्चंस आएंगे, यहीं से उठाऊंगा मैं। आ जाओ आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बता रहा उसके कैंपेन के बारे में, क्या वो चाहता है। कह रहा हिज कैंपेन इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स स्कोप एंड एम्बिशन। कह रहा इस आदमी का जो कैंपेन है, इसका जो ड्राइव है, जो अभियान है, वो रिमार्केबल है, बड़ा ही खास है, नोटिसेबल है, अपने एक तो स्कोप के लिए, अपने एक तो दायरे के लिए, और दूसरा अपने एम्बिशन के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। इसने कैंपेन ऐसा चलाया जो पूरे चाइना में हर आदमी के ऊपर लागू होगा, और इस कैंपेन में इसने बड़े बड़े ख्वाब भी बुने हुए हैं, एम्बिशन भी बहुत बड़े जो है लेवल के हैं। कैंपेन की वर्ब है इज़, रिमार्केबल मतलब नोटिसेबल, स्कोप मतलब दायरा, डोमेन, परव्यू, जुरिस्डिक्शन, है ना। एम्बिशन मतलब आपके ख्वाब, आपके डिज़ायर्स। आगे बढ़े। कह इट स्टार्टेड टू रंबल इन 2020 व्हेन ऑफिशियल्स ब्लॉक्ड द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या IPO ऑफ एंड ग्रुप, एन एफिलिएट ऑफ अलीबाबा, अटैक जायंट। अब बता रहा हुआ क्या। कह रहा है ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, ये सब कुछ शुरू हुआ, और कब, क्या करना, रंबल करना। रंबल का मतलब होता है दहाड़ना, थंडर करना। जब आपने किसी जानवर की दहाड़ सुनी हो या बिजली की थंडर सुनी हो ना, उसको रंबल बोलते हैं। तो कह रहे बिजली गिरनी शुरू हुई या दहाड़ मारना शुरू किया है शी जिनपिंग 2020 में, जब सरकारी ऑफिशियल्स ने, बाबुओं ने, अधिकारियों ने ब्लॉक कर दिया IPO को। IPO आप जानते हैं ना, और किसका, एंड ग्रुप नाम के इस कंपनी का। अब ये एंड ग्रुप जो है ना, ये एफिलिएट है, जुड़ा हुआ है अलीबाबा से,
जो कि जैक मा का है, एक टेक जायंट। अलीबाबा का नाम भी आपने सुना होगा। तो सबसे पहले ये एंड ग्रुप के पीछे पड़े थे और वहीं से दहाड़ इनकी शुरू हुई थी। उसके बाद दूसरे कई मिलियनर्स विलियनर्स पे भी इन्होंने धावा बोल दिया। स्ट्रक्चर देख लो सेंटेंस की। इट की वर्ब है स्टार्टेड, रंबल का मतलब होता है दहाड़ना, रोर करना, थंडर करना, मतलब जोर की आवाज़ करना, है ना। ऑफिशियल्स की वर्ब होती है ब्लॉक। अच्छा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आप जानते हैं आईपीओ। अफिलिएट मतलब जुड़ा हुआ, संबंधित या लिंक्ड। अब एक वर्ड देखना रंबल और एक वर्ड देखना रबल, दोनों वर्ड्स में आपस में कन्फ्यूजन होता है। रंबल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रोर करना है, थंडर करना। रबल एक नाउन है, इसका मतलब होता है मलबा। जैसे कोई बिल्डिंग गिर गई, आसपास जो मलबा पड़ा है ना, उसको बोलते हैं रबल। अब मलबे के लिए वर्ड है अपने पास बहुत अच्छा, डिब्री। इसका एस जो है साइलेंट होता है, ठीक है। लिखा जाता है डिब्रीज, लिखा जाता है डिब्रीज, लेकिन बोला जाता है डिब्री, ठीक है, डिब्री। फिर एक वर्ड अपने पास रूइंस। तो ये रबल के सिनोनिम है और ये रंबल है, दोनों अलग वर्ड है, ध्यान रखना। आज के क्विज में यूज़ करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज़ थंडरिंग ऑनवर्ड्स हैविंग सो फार डिस्ट्रॉयड परहैप्स 2 ट्रिलियन ऑफ वेल्थ। कह रहा है तभी से ये थंडर कर रहा है। थंडर आप जानते हैं, ऊपर रंबल करना, नीचे थंडर करना, एक ही बात है। कह रहा है तभी से दहाड़ रहा है, ऑनवर्ड तभी से ही। और क्या करके, अभी तक डिस्ट्रॉय कर चुके परहैप्स लगभग शायद $2 ट्रिलियन ऑफ वेल्थ को। तो इतना सारा पैसा, इतने सारे बिलियनर्स को डिस्ट्रॉय ये कर चुका है इसका कैंपेन। थंडर इट, इसकी वर्ब होगी इट की, है ना। इज थंडरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ऑनवर्ड मतलब तब से ही। हैविंग डिस्ट्रॉयड, जो कोमा के बाद आप देख रहे हो, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। इस काम को करने के बाद में ये थंडर कर रहा है। पहले ये काम हुआ, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल, उसके साथ में ये काम हो रहा है। परफेक्ट पार्टिसिपल आई थिंक आप सभी जानते होंगे, बहुत बार हम कर चुके हैं, ग्रामर सीरीज में भी हो चुका है। हैविंग प्लस में V3 बताती है एक काम के हो चुकने को, मेन वर्ब बन के नहीं, पार्टिसिपल फ्रेज बन के। जैसे हैविंग प्लस में V3, हैविंग प्लस में डिस्ट्रॉयड, द विलेज, द साइक्लोन शिफ्टेड टू द नॉर्थ। गांव को डिस्ट्रॉय करने के बाद किसने किया? साइक्लोन ने। साइक्लोन जो आपका सब्जेक्ट भी है सेंटेंस का। कह रहे गांव को तहस नहस या डिस्ट्रॉय करने के बाद साइक्लोन जो है, चक्रवात जो है, नॉर्थ में शिफ्ट हो गया। समझ गए ना सेंटेंस को? अब इस सेंटेंस को देखो, हैविंग डिस्ट्रॉयड बाय द साइक्लोन द विलेज वॉज अबेंडेंट। साइक्लोन में डिस्ट्रॉय होने के बाद, साइक्लोन से तहस नहस होने के बाद पूरा गांव जो है वो अबेंडन कर दिया गया, पूरे गांव में से लोग भाग निकले। समझ गए? यहाँ पे विलेज जो है ना, विलेज, ये एक्शन का रिसीवर है। परफेक्ट पार्टिसिपल तो आएगा, यहाँ पे आएगा एक्टिव में, यहाँ पे आएगा पैसिव में। समझ गए? साइक्लोन जब काम करेगा, मतलब सब्जेक्ट जब काम करेगा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव में लगाया जाता है, और जब सब्जेक्ट के ऊपर काम हो, गांव को डिस्ट्रॉय किया गया, परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव में। बस ये परफेक्ट पार्टिसिपल का सबसे बड़ा इसी पे सवाल बनते हैं ना। तो हैविंग के बाद में यहाँ पे आपको बिन लगाना पड़ेगा, इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। ये बहुत बार कर चुके हैं, आप ग्रामर सीरीज को चला लो, वहाँ पे इसको डिटेल में मैंने सिखाया हुआ है ना। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन के लिए आपको बताता हूँ। आगे कह रहा दीदी, अ राइड हेलिंग आउटफिट हैज़ बिन पनिश्ड फॉर लिस्टिंग इट शेयर्स इन अमेरिका। कह रहे दीदी नाम की जो कंपनी है, जो कि राइड को हेल करने वाला आउटफिट है। आउटफिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी। हेल का मतलब होता है बुलाना, है ना। दीदी जो कि राइड को बुलाने वाली, कैब को बुक करने वाली कंपनी है चाइना की, इसको पनिश किया गया है, इसको सज़ा मिली है लिस्ट करने के लिए अपने शेयर्स को अमेरिका में। तो अमेरिका के शेयर बाज़ार में इसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और दीदी के पीछे पड़ गया शी जिनपिंग। ठीक है। दीदी की वर्ब है हैज़ बीन पनिश्ड पैसिव वॉइस में। हेलिंग मतलब किसी को बुलाना, कॉल फॉर करना। हेल का एक और मीनिंग भी होता है कहीं का नेटिव होना। जैसे मैं जयपुर से हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई हेल फ्रॉम जयपुर। आप इलाहाबाद से हो तो आप बोल दो आई हेल फ्रॉम यूपी। समझ गए ना? हेल का एक मीनिंग ये भी होता है, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी को कॉल फॉर करना, बुलाना। आउटफिट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा एवरग्रांड एन इंडेटेड प्रॉपर्टी डेवलपर इज बीइंग ड्रिवन टुवर्ड्स डिफॉल्ट। कह रहा है ये जो कंपनी है ना एवरग्रांड, या इसको एवरग्रांडे भी बोलते हैं, कह रहा है जो कि कर्ज में डूबी प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी है। इंडेटेड मतलब जो डेट में है, जो कर्ज में डूबा हुआ है। कह रहा है इसको ड्राइव किया जा रहा है पैसिव वॉइस में, इसको धक्का मारा जा रहा है डिफ़ॉल्ट की तरफ। डिफ़ॉल्ट होता है एकदम बैंकरप्सी, है ना। बस ये कर्जदार हो और लोगों का पैसा लेकर के भाग जाए, तो इसको इस तरफ ड्राइव किया जा रहा है चाइना की सरकार के द्वारा। एवरग्रांडे की वर्ब है इज बीइंग ड्रिवन। इंडेटेड मतलब कर्ज में डूबा हुआ, एक एडजेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे ट्रेडिंग ऑन क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस हैज़ बीन बैंड एज मोर और लेस हैज़ फॉर प्रॉफिट ट्यूटरिंग।
अब कह रहा है चाइना में दो चीज़ें और भी बैंड है। कह रहा है ट्रेडिंग जो है ना क्रिप्टो करेंसी पे, बिटकॉइन पे, इन एक्सचेंजेस पे ये भी बैंड है, बैन कर दी गई है चाइना में। और कह रहा है ज़्यादा या कम, मोर और लेस का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, है ना, कम ज़्यादा आप देख लेना 19-20 मोटे तौर पे हो चुका है ये काम। कह रहा है मोटे तौर पे ये भी बैन हो चुका है, और वो क्या है, फॉर प्रॉफिट ट्यूटरिंग। अगर आप चाइना में ट्यूटर हो, अगर ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो बच्चों को घर घर जाके या ऑनलाइन, तो ये काम भी वहाँ पे बैंड है। फॉर प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, अपना घर चलाने के लिए नहीं कर सकते हो। समझ गए। अब देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर, अजीब सी स्ट्रक्चर है। ट्रेडिंग हैज़ बिन बैंड एंड ट्यूटरिंग हैज़ बिन बैंड। यहाँ पे बिन बैंड बिल्कुल जो है ना कॉमन है, दोनों की वर्ब सेम है, हैज़ बिन बैंड, हैज़ बिन बैंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर के अंदर कन्फ्यूजन होगा कि सर ऐसी क्यों लिखी गई है। देखो ध्यान से, अगर मैं इस हैज़ को यहाँ से निकाल दूँ, मान लो ना हैज़ बिन बैंड और यहाँ भी हैज़ बिन बैंड, सेम वर्ब है तो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस हैज़ को मैं यहाँ से निकाल दूँ तो सेंटेंस कैसा बनेगा, ट्रेडिंग हैज़ बिन बैंड एज फॉर प्रॉफिट ट्यूटरिंग। ट्रेडिंग को बैन कर दिया गया है, और किस तरह से बैन किया गया है, फॉर प्रॉफिट ट्यूटरिंग की तरह। सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा बदल जाएगा। तो इसके लिए राइटर क्या करता है, पूरी वर्ब नहीं लिखता जो कॉमन है, उसका एक छोटा सा हिस्सा लेकर के छोड़ देता है ना लिख करके। इससे रीडर को पता लगे कि ये एक अलग सब्जेक्ट है और ये इसकी अलग वर्ब है। एज प्रेपोजिशन या एडवर्ब के बाद में ये कोई दूसरा नाउन नहीं आ रहा। थोड़ा मैं टेक्निकल जा रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनी है। दूसरा, मोर और लेस नाम की एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया, इन्वर्जन किया गया है। बढ़े आगे। कह रहे गेमिंग इज बैड फॉर चिल्ड्रन सो इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली रेशन्ड। कह रहा गेमिंग जो है वो खराब है बच्चों के लिए, शी जिनपिंग ये भी मानता है। कह रहा है इसलिए इसको स्ट्रिक्टली रेशन किया जाना चाहिए, इसका स्ट्रिक्टली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक बच्चा एक दिन में 2 ही घंटे खेलेगा, सैटरडे को 3 घंटे खेलेगा, संडे को 4 खेल सकता है, फिर मंडे से वापस 2 घंटे। तो ऐसी रेशनिंग होनी चाहिए जो है गेमिंग के भी। ऐसा भी चाइना में हो रहा है। गेमिंग की वर्ब है इज, इट की वर्ब है मस्ट बी रेशन्ड। कह रहा है अंडरपिनिंग इट ऑल इज शी जिनपिंग थॉट विच इज बीइंग ड्रम्ड इनटू द क्रेनियम्स ऑफ 6-year-olds। कह रहा है अंडरपिन करने वाला, अंडरपिन करता हुआ, अंडरपिन करना मतलब नीचे से सपोर्ट करना। कह रहा है सपोर्ट करता हुआ, बैकअप करता हुआ इस सारी चीज़ों को जो आपने ऊपर पढ़ी है, वो है शी जिनपिंग की थॉट, शी जिनपिंग की जो विचारधारा, शी जिनपिंग थॉट। कह रहा है जो कि ड्रम की जा रही है, जो कि ज़ोर ज़ोर से बजाई जा रही है क्रेनियम्स में से। क्रेनियम का मतलब होता है दिमाग, है ना, दिमाग का आउटर लेयर कहलाता है क्रेनियम। जो दिमाग में ड्रम की जा रही है 6-6 साल के बच्चों के। बस शी जिनपिंग चाहता है कि मेरी थॉट जो है चाइना के बच्चे बच्चे में फैल जाए, ये सब चीज़ें जो मैं करता हूँ चाइना का बच्चा बच्चा उन चीज़ों को सपोर्ट करे। समझ गए। शी जिनपिंग थॉट ये एक प्रॉपर नाउन बन गया। शी जिनपिंग विचारधारा, टी बड़ा कर दिया इसका हमने। इसकी वर्ब है इज अंडरपिनिंग, अंडरपिनिंग मतलब सपोर्ट करना नीचे से। विच की वर्ब है इज बीइंग ड्रम्ड। अब आप यहाँ पे फिर सवाल पूछोगे, सर ये कैसा सेंटेंस है, सब्जेक्ट जो है मेन वर्ब पहले आ रही है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, ऐसा क्यों किया। तो बड़ा आसान है इसको समझना। ये पूरा जो क्लोज आप देख रहे हो ना, रिलेटिव क्लोज, ये आया है शी जिनपिंग थॉट के लिए। अगर शी जिनपिंग थॉट को मैं सब्जेक्ट बना के सबसे पहले रख दूं सेंटेंस में, उसके बिल्कुल बाद इस पूरे क्लोज को रखना पड़ेगा। सेंटेंस ऐसा बनेगा, शी जिनपिंग थॉट विच इज बीइंग ड्रम्ड इनटू द क्रेनियम्स ऑफ 6-year-olds, कॉमा इज अंडरपिनिंग इट ऑल। तो ये सेंटेंस भी बन सकता था, लेकिन जब जब सब्जेक्ट को किसी रिलेटिव क्लोज से आपको डिफाइन करना हो, तो कुछ क्रिएटिव राइटर्स यही करते हैं, सब्जेक्ट को लास्ट में ले आते हैं, फिर रिलेटिव क्लोज लगा देते हैं, सब सेंटेंस को शुरू कर देते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म से, यानी कि मेन वर्ब से। तो ये एक राइटिंग स्टाइल है, आप इसको सीधे सीधे भी लिख सकते थे बिना इसका कान मरोड़े। समझ गए। चलो स्ट्रक्चर समझो, बाकी तो सब कुछ वही है जो आप हिंदू में पढ़ते हो, है ना, थोड़ा लिखने का स्टाइल अलग होता है। कह रहा दिस कम्स ऑन टॉप ऑफ एन ऑलरेडी ब्रूटल अथॉरिटेरियनिज्म। कह रहा ये चीज़ जो आती है ना सारी की सारी, दीदी को पकड़ लिया, है ना, जैक माँ की ऐसी तैसी, ये सब काम जो वहाँ पे हो रहा है ना, ये ऑन टॉप ऑफ हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। अच्छा किसके, पहले से ये खूंखार अथॉरिटेरियनिज्म के ऊपर, एक तानाशाही जो है रजीम के ऊपर। तो तानाशाही तो वहाँ पे बैठा ही है, उसके बाद में वो ये सारे के सारे काम कर रहा है। दिस की वर्ब है कम्स, ब्रूटल मतलब खूंखार, है ना, विशियस, जंगली। कह रहा एज प्रेसिडेंट मिस्टर शाही हैज़ पर्ज्ड हिज राइवल्स एंड लॉक्ड अप ओवर 1 मिलियन उइगुर्स।
कह रहा है प्रेसिडेंट के तौर पे मिस्टर जिनपिंग जो हैं पर्ज कर चुके हैं, एलिमिनेट कर चुके हैं, पीछा छुड़ा चुके हैं अपने राइवल से, अपने सारे के सारे दुश्मनों से, और लॉकअप कर चुके हैं, जेल में डाल चुके हैं लगभग 10 लाख यूइगर्स को शिंगशियांग रीजन में। सब जानते हैं हम, है ना, दुनिया जग जाहिर है बात। तो शिंगशियांग को पकड़ रखा है, शिंगशियांग रीजन में यूइगर्स को, और सारे राइवल्स को एक एक करके मार चुका है आदमी। शी जिनपिंग की वर्ब है हैज़ पर्स्ड, हिज को निकाल देना यहाँ से, देखो वर्ब है इसकी हैज़ पर्स्ड, है ना, हिज राइवल्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और दूसरी वर्ब है इसकी लॉक्ड अप, लॉकअप करना मतलब जेल में डालना। कह रहा है ही पॉलिसीज डिबेट एंड विल नॉट टॉलरेट डिसेंट, कह रहा है वो आदमी डिबेट को भी पॉलिश करता है। देखिए पॉलिसी से बना है पॉलिस नाम की वर्ब, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना, इसी से पुलिस नाम का नाउन भी बना है, जो हमें कंट्रोल करती है वही है पुलिस, समझ गए ना। कह रहा है वो पुलिस बन के कंट्रोल करता है डिबेट को। अपने देश में जो भी बातचीत होगी ऑनलाइन ऑफलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं भी, है ना, टीवी में न्यूज़ में, हर डिबेट को वो पॉलिश करता है, वो बताता है कैसे बात आपको करनी है। और ये टॉलरेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी सहने को तैयार नहीं है डिसेंट को, मतभेदों को। शी जिनपिंग की विचारधारा से आपको मतलब एग्रीमेंट होना ही चाहिए। अगर डिसेंट है, डिसकंटेंट है, डिससेटिस्फेक्शन है, तो फिर मतलब टॉलरेट नहीं किया जाएगा वहाँ। ही की वर्ब है पॉलिसीज, एंड की वर्ब है विल नॉट टॉलरेट, डिसेंट आप जान गए हैं। कह रहा द लेटेस्ट कैंपेन विल शो वेदर ही इज एन आइडियोलॉग bent on grabbing power for himself even if growth slows and people suffer, or whether he is a strong man willing to temper dogma with pragmatism। कह रहा है अब इनका इम्तिहान आ गया है, इनकी बहुत कठिन घड़ी है शी जिनपिंग की। कैसे? कह रहा है उनका जो नया कैंपेन है, अगली बार फिर से प्रेसिडेंट बनने का जो अभियान है, अब वो ये दिखाएगा हाँ कि ना, कि क्या वास्तव में वो एक आइडियोलॉग है, क्या वास्तव में वो एक आइडियोलॉजी का सपोर्टर करने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला सिद्धांतवादी आदमी है, जो बेंट ऑन है, जो तुला हुआ है ग्रैब करने को, पकड़ के रखने को पावर को अपने लिए। क्या वो ऐसा आदमी है? चाहे अगर ग्रोथ ही स्लो हो जाए या लोग ही सफ़र करने लगे, क्या वो इस तरह का आदमी है? और या फिर वेदर हाँ के ना, वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, बड़ा ही मजबूत आदमी है, जो तैयार है, विलिंग है कि वो टेम्पर कर दे डोगमा को प्रैग्मेटिज्म के साथ। टेम्पर करने का मतलब होता है दो चीज़ों को, किसी चीज़ को और सूटेबल बनाना दूसरी चीज़ के साथ ऐड करके, है ना। क्या वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैन है, एक मास्टरमाइंड है, जो तैयार है कि किसी भी तरीके से जो उसकी डोगमा है, जो उसके बिलीफ हैं, जो उसके टेनेट और प्रिंसिपल हैं, उनको व्यवहारिकता के साथ, प्रैग्मेटिज्म के साथ, एम्पिरियलिज्म के साथ जो है वो टेम्पर कर दे, मिला दे। तो वो दोनों ही काम कर सकता है। एक तरफ तो वड़ा रह जाए, कह दे मैं तो ऐसे ही करूँगा, मुझे पावर भी चाहिए, अपनी भी चलाऊंगा, तुम भाड़ में जाओ, ग्रोथ भाड़ में जाए, लोग कितना भी सफ़र करें, है ना। ये कैंपेन ही बताएगा वो किस तरह का आदमी है, इस तरह का है। या फिर एक मास्टरमाइंड निकलेगा वो, जो तैयार हो जाएगा कि मैं मेरी डोगमा में व्यवहारिकता लाने को तैयार हूँ, है ना, अपने जो सिद्धांत है उनसे चेंज करने को तैयार हूँ, टेम्पर करने को उनको तैयार हूँ। तो कैसा पता लगेगा हमें कैंपेन पूरा होने के बाद? पूरी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए आपको सेंटेंसेस की। कैंपेन की वर्ब है विल शो, ही की वर्ब है इज, ग्रोथ की वर्ब है स्लोस, पीपल की वर्ब है सफ़र। पीपल एक प्लूरल नाउन है, पीपल, जेंट्री, मेजॉरिटी, मिनॉरिटी, हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। ही की वर्ब है इज। विलिंग मतलब रेडी, तैयार, इसका बिल्कुल उल्टा होता है रिलक्टेंट, जो रेडी ना हो, जो तैयार ना हो, है ना। टेम्पर का मतलब होता है, बता दिया ना, मिला करके चीज़ों को थोड़ा सा सूटेबल बनाना। डोगमा मतलब सिद्धांत, कड़े सिद्धांत, टेनेट, प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन। प्रैग्मेटिज्म मतलब व्यवहारिकता, प्रैक्टिकैबिलिटी। आइडियोलॉग मतलब सिद्धांतवादी आदमी, सपोर्टर ऑफ एन आइडियोलॉजी। चलिए आगे बढ़े। अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। एक तो आप मुझे बताओ यहाँ पे फॉर के बाद हिमसेल्फ क्यों लगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्यों यूज़ किया गया, एक सेंटेंस में आपको बताना है। कोशिश करो कमेंट्स में लिखने की, जिनको पता है, और जिनको नहीं पता है कमेंट्स में पढ़ना जा करके, फॉर के बाद में हिमसेल्फ क्यों लगा है, ठीक है। दूसरा, बेंट ऑन और इंटेंट ऑन, इन दोनों का मतलब होता है तुला हुआ होना, किसी काम को करने को, डिटर्मिन्ड होना, तैयार होना। इन दोनों के बाद में ऑन ही लगाना और कुछ मत लगाना। बेंट एट, इंटेंट एट ऐसा नहीं आता है ना, बेंट ऑन। हिज विजन इन विच पार्टी कंट्रोल ensures that business is aligned to the state and citizen dutifully serve the nation will determine the fate of 1.4 billion people। कह रहा है उनकी जो विजन है, उनकी जो सोच है, जिसके अंदर
पार्टी का जो कंट्रोल है, पार्टी की जो पकड़ है, वो इंश्योर करती है, इस चीज़ को पक्का करती है कि जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो अलाइन टू है स्टेट के साथ। व्यापार और राज्य की नीतियाँ एक ही हैं, है ना। और जो सिटीजन्स हैं वो चुपचाप ड्यूटीफुली सर्व करेंगे नेशन को, देश की सेवा करेंगे। कह रहा है उसकी जो ये विज़न है ना, इस टाइप की कह रहे ये विज़न डिटर्मिन करेगी फेट को, नसीब को, डेस्टिनी को 1.4 बिलियन लोगों के, 140 करोड़ लोगों के। समझ गए। विजन की वर्ब है विल डिटर्मिन, पार्टी कंट्रोल की वर्ब है इंश्योर्स, बिजनेस की वर्ब है इज अलाइन टू। अलाइन टू का मतलब होता है के हिसाब से होना, अकॉर्डिंग टू होना, किसी के साथ मिला जुला होना। सिटीजन्स की वर्ब है सर्व। फेट मतलब नसीब, फॉर्चून, डेस्टिनी, आपका भाग्य है। कह रहा मिस्टर शी इज टैकलिंग रियल प्रॉब्लम्स इंडीड, मैनी ऑफ देम हैव पैरेलल्स इन द वेस्ट। कह रहे हैं जो शी जिनपिंग है ये टैकल कर रहा है सही प्रॉब्लम्स को, कई सारी सही जो है समस्याओं को, इंडीड वास्तव में। टैकल करना आप जानते हैं, किसी चीज़ से निपटना, डील विद करना, ग्रैपल विद करना, कंटेंट विद करना, है ना। टैकल के साथ में विद नहीं आता, याद रखें। टैकल के साथ में इन तीनों के साथ आ गया, लेकिन टैकल के साथ में विद नहीं आता। तो कह रहे हैं मिस्टर शी जो है निपट रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम से वास्तव में, और जिनमें से कई सारियों के पैरेलल्स हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स के डुप्लीकेट्स हैं। पैरेलल मतलब कंपैरिजन करने वाले डुप्लीकेट्स हैं वेस्ट में भी। ऐसी प्रॉब्लम्स पश्चिमी समाजों में भी देखने को मिली हैं। शी की वर्ब है इज टैकलिंग, मैनी ऑफ देम की वर्ब है हैव, पैरेलल मतलब डुप्लीकेट, कंपैरिजन करने वाला। कह रहा वन इज इनइक्वालिटी, कह रहा उनमें से एक है असमानता, इनइक्वालिटी। वन की वर्ब है इज। कैसे? कह रहा द स्लोगन ऑफ द मोमेंट इज कॉमन प्रोस्पेरिटी, रिफ्लेक्टिंग हाउ कम्युनिस्ट चाइना रिमेन्स एज अनइक्वल एज सम कैपिटलिस्ट कंट्रीज। कह रहा है जो स्लोगन है ना इस वक्त का, जो नारा है चाइना में ऑफ द मोमेंट, इस मोमेंट का, कह रहा है वो है कॉमन प्रोस्पेरिटी, सभी के लिए समृद्धि। चाइना में भी यही नारा चल रहा है, सभी समृद्ध होंगे, सभी प्रॉस्पर करेंगे। कह रहा है ये स्लोगन जब ऐसा है ना, ये रिफ्लेक्ट करते हुए, दिखाते हुए कैसे एक कम्युनिस्ट चाइना जो है वो बना हुआ है उतना ही अनइक्वल, उतना ही असमान जितने कई कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, यूके और यूएस के जैसे। तो भले ही यहाँ पे कम्युनिज्म होगा, लेकिन आज भी चाइना में बहुत गरीब और बहुत अमीर, दोनों के बीच की खाई उतनी ही बड़ी है जितनी पश्चिमी समाजों में है। स्लोगन की वर्ब है इज। जब स्लोगन ऐसा है तभी स्लोगन रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। दो काम एक साथ हो रहे हैं। पहला काम मेन वर्ब इज लगा के, दूसरा काम वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जानते हो ना इतना। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, एफ्लुएंस, वेल्थ, है ना, पैसा। चाइना की वर्ब रिमेन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताएगा कैसे अनइक्वल है। कह रहे टॉप 20% ऑफ चाइनाज हाउस होल्ड्स टेक होम over 45% of the country's disposable income. The top 1% own over 30% of household wealth. कह रहे टॉप 20% है चाइना के हाउस होल्ड्स, 20% जो परिवार है सबसे टॉप वाले, वो टेक होम करते हैं, घर ले जाते हैं, कमाते हैं लगभग 45% कंट्री की डिस्पोजेबल इनकम को। तो 45% इनकम 20% परिवारों के पास जाती है। और कह रहे जो टॉप 1% है ना चाइना में, वो ओन करते हैं लगभग 30% हाउस होल्ड वेल्थ को, सभी लोगों की जो वेल्थ है उसमें से 30% को। तो इतनी अनइक्वलिटी चाइना में भी अमीर और गरीब के बीच में आपको देखने को मिलेगी। टॉप 20% की वर्ब है टेक होम, 1% की वर्ब है ओन, हाउस होल्ड वेल्थ मतलब सबकी पूंजी, है ना। डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम जो टैक्स लगाने के बाद में आपकी जेब में आती है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आपको छोटा सा। देखो एक वर्ड है परसेंट, एक वर्ड है परसेंटेज। परसेंट के बीच में स्पेस आ भी जाता है और नहीं भी आता। स्पेस नहीं लगाते हैं अमेरिकन और स्पेस लगाते हैं ब्रिटिश, तो हम तो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं ना। तो परसेंट और सेंटेज में क्या फ़र्क होता है भाई? परसेंट आएगा नंबर के साथ, परसेंटेज आएगा बिना किसी नंबर के। दोनों का मतलब एक ही है, प्रतिशत, है ना। यहाँ पे नंबर होगा, इसके साथ में नंबर नहीं होगा। जैसे विस्की कंटेन्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। विस्की एक बहुत बड़ी प्रतिशत एल्कोहल का अपने आप में रखता है ना। यहाँ पे लार्ज लिखा हुआ था, नंबर नहीं आ रहा था तो परसेंटेज लिख दिया। मान लो यहाँ पे 20 लिखा होता, 20, तब परसेंटेज नहीं, परसेंट को हमें लगाना पड़ता। ठीक है, परसेंट वर्सेस परसेंटेज। चलिए आगे बढ़े। कह रहा अनदर कंसर्न इज द क्लाउड ऑफ टेक जायंट्स अक्यूज्ड ऑफ अनफेयर कंपटीशन, करप्टिंग सोसाइटी एंड हैविंग अनफेटर्ड एक्सेस टू पर्सनल डेटा। कह रहा दूसरा कंसर्न है, दूसरी चिंता है, और वो क्या है?
क्लाउड जो है, प्रभाव जो है, स्वे जो है, इन्फ्लुएंस जो है बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का, जो अक्यूज ऑफ हुई हैं, जिन पे आरोप लगा है खराब कंपटीशन का, अनफेयर कंपटीशन का। अच्छा, कैसे अनफेयर कंपटीशन? करप्ट करते हुए समाज को और रखते हुए अनफेटर्ड एक्सेस को, बिना रोक टोक के एक्सेस को पर्सनल डेटा के लिए, हमारे निजी इंफॉर्मेशन के लिए। तो दूसरा कंसर्न चाइना में ये भी है कि कैसे इंटरनेट कंपनियों को नकेल कसी जाए। कंसर्न की वजह इज़ क्लाउड मतलब प्रभाव। जब ये अक्यूज हुई थी इस काम के लिए, तब वो करप्ट कर रही थी समाज को और रख रही थी इस टाइप के एक्सेस को। ये दोनों पीपीएस हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। अक्यूज के बाद में हमेशा ऑफ लगा के बताते हैं किस चीज़ पे क्या आरोप लगे हैं, किस चीज़ को किस काम के लिए ब्लेम किया गया है ना, अक्यूज प्लस में ऑफ। चलिए आगे बढ़े। आगे इसमें छोटा सा इसने ना मजाक सा भी कर दिया है, देखो आप ब्रैकेट में कह रहे ओनली द स्टेट हैज़ दैट प्रिविलेज। चाइना में सिर्फ राज्य के पास, सिर्फ सरकार के पास ही वो प्रिविलेज है, ये अधिकार है। प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल अथॉरिटी, है ना, स्पेशल राइट। तो टेक कंपनियां तो इस काम को नहीं कर सकती, गलत काम को, लेकिन चाइना की सरकार इस काम को रखने का, करने का अधिकार रखती है ना। ये छोटा सा इसने एक सरकाजम रखा है। स्टेट की वो हैज़। थर्ड इज स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, पर्टिकुलरली द थ्रेट दैट एडवर्सरी विल ऑब्स्ट्रक्ट एक्सेस टू कमोडिटीज़ एंड वाइटल टेक्नोलॉजीज। कह रहा है तीसरा कंसर्न है चाइना में स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है डिफेंसलेसनेस, आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी जिसका आप कुछ ना कर पाए। कह रहा है एक तीसरी चीज़ है चाइना में रणनीति से जुड़ी हुई एक वल्नरेबिलिटी, एक कमजोरी, खास करके ये वाली थ्रेट कि जो एडवर्सरी हैं, जो चाइना के दुश्मन है, इंडिया है, यूएस है, जापान है ना। कह रहे ये दुश्मन सारे के सारे ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, रोक देंगे, रोड़ा बन जाएंगे एक्सेस में, पहुंच में, कमोडिटीज़ और वाइटल टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, है ना। चाइना को ये डर भी सताता है हमेशा कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, जापान, ताइवान सब मिलके इसका हुक्का पानी भी बंद ना कर दें। समझ गए। थर्ड की वर्ब है इज, एडवर्सरी मतलब दुश्मन, एनिमी, फो, ओपोनेंट, एंटागनिस्ट, इसकी वर्ब है विल ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, प्रिवेंट करना, हिंडर करना। कमोडिटी मतलब चीज़ें, है ना, खाने पीने की कोई भी चीज़ हो सकती है कमोडिटी, खाने पीने की है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है। वाइटल मतलब ज़रूरी, इसेंशियल, नेसेसरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट पैराग्राफ है अपना। अब बता रहा है, अब इसका कंक्लूजन देगा पूरी बात का। कह रहा है ऑल दिस थ्रेटन्स टू पंक्चर चाइनाज इकॉनमी। कह रहा है ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तानाशाह बना हुआ है, इनसिक्योर है, इस सब तरह के काम भी करना चाहता है। कह रहा है ये सब चीज़ें थ्रेटन करती हैं चाइना की इकॉनमी के गुब्बारे को पंक्चर करने को। पंक्चर करना मतलब एक छेद कर देना। तो ये सब चीज़ें एक चुनौती डालती हैं चाइना की इकॉनमी के सामने कि कभी भी इकॉनमी में छेद कर देंगी। ऑल दिस की वर्ब है थ्रेटन्स। कह रहा है इट वॉज ऑलरेडी फेसिंग अ स्क्वीज फ्रॉम डिक्लाइनिंग रिटर्न्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ अ श्रिंकिंग वर्कफोर्स एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ एजिड डिपेंडेंट्स। अब कह रहा है पहले से प्रॉब्लम एक और भी है। कह रहा है ये पहले से ही चाइना की इकॉनमी जो है फेस कर रही है एक स्क्वीज़ को, दबाव को, तनाव को, और किससे? धीमी पड़ती हुई रिटर्न से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के सामने। 10-10 हज़ार करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें से कोई रिटर्न नहीं निकलती, या निकलती है तो बहुत कम निकलती है। तो कह रहा है ऐसा प्रेशर ऑलरेडी इकॉनमी झेल रही है इस स्क्वीज़ को, और उस इफेक्ट के स्क्वीज़ को भी झेल रही है, उस प्रभाव को भी, जो है एक कम होती हुई वर्कफोर्स का और बढ़ते हुए बूढ़े लोगों का, एजिड डिपेंडेंट्स का, है ना। वर्कफोर्स मतलब जो काम कर सकें, 20 से 50 साल वाले, 60 साल वाले, तो वो कम होते जा रहे हैं और बूढ़े लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले इकॉनमी जो है प्रेशर को झेल रही है। इट की वर्ब है वॉज ऑलरेडी फेसिंग। इट यहाँ पे इकॉनमी के लिए आया है। स्क्वीज मतलब तनाव, प्रेशर, स्ट्रेस। श्रिंकिंग मतलब कम होती हुई, डिक्रीजिंग इन साइज, कॉन्ट्रैक्टिंग, है ना, कम होती हुई। कह रहा है आफ्टर 40 years ऑफ ब्रेक नेक एक्सपेंशन मोस्ट चाइनीज आर कंप्लीटली अनफेमिलियर विद हार्ड चॉइसेस दैट ए शार्प सस्टेन्ड स्लो डाउन विल इम्पोज। अब बता रहा है चाइनीज आदमी कितना भोला है। कह रहा है 40 साल के ब्रेक नेक एक्सपेंशन के बाद, 40 साल के अंधाधुंध विकास के बाद, एक्सपेंशन मतलब चीज़ों का बड़ा होना, विकसित होना। कह रहा है 40 सालों की अंधाधुंध दौड़ के बाद ज़्यादातर जो चाइनीज हैं भोले वाले, वो कंप्लीटली अनफेमिलियर हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अनफेमिलियर होना मतलब बिल्कुल भी ना जानना उन कड़े चुनौतियों को, चॉइसेस को, विकल्पों को, जो एक इस तरह का स्लो डाउन, इस तरह की एक मंदी, स्लो डाउन मतलब मंदी कैसी, बहुत ही शार्प और बहुत लंबी चलने वाली। कह रहा है जो ऐसी स्लो डाउन जो है इम्पोज उन पे करेगा। तो 40 सालों में इन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है, है ना। हार्ड चॉइसेस,
अब जो आएंगी ना उसके बारे में ये बहुत अनफेमिलियर हैं, बिल्कुल ही अनजान है। समझ गए? ब्रेक नेक मतलब अंधाधुंध, एक्सट्रीमली फास्ट, रैपिड, रेकलेस, आउट ऑफ कंट्रोल। चाइनीज़ की वर्ब है आर, है ना। चाइनीज़ मतलब सारे के सारे चाइनीज़, मोस्ट चाइनीज़। स्लो डाउन की वर्ब है विल इम्पोज, स्लो डाउन मतलब मंदी, इकोनॉमिक क्राइसिस। सस्टेन मतलब लंबा चलने वाला, लॉन्ग लास्टिंग, परसिस्टेंट। फैमिलियर के साथ में विद भी आता है और टू भी आता है। टू लगेगा फैमिलियर और अनफैमिलियर के साथ में जब इंसान हो, ह्यूमन हो। आई एम नॉट फैमिलियर टू हिम, मैं उसे अच्छे से नहीं जानता हूँ। और विद लगेगा नॉन ह्यूमन या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ में, है ना। आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस लैंग्वेज, मैं इस भाषा को नहीं जानता हूँ। समझ गए ना। आदमी से नहीं जानते हो या जानते हो, फैमिलियर अनफैमिलियर लगाना हो तो टू लगाएं। अगर किसी और चीज़ की बात कर रहे हो तो फैमिलियर अनफैमिलियर के बाद में विद लगाएं। यहाँ पे चॉइसेस एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है इसलिए विद को यूज़ किया गया है। चलिए, बहुत कुछ था इस आर्टिकल में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा सर घूम रहा होगा आपको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आए हैं, है ना। अब फटाफट जो सीखा है सारा का सारा अप्लाई करना है आपको इस क्विज़ पे। जब ऐसे मुश्किल काम आप करते हो वहीं से आपकी डेवलपमेंट जो है शुरू होती है ना। आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा वर्ड कहाँ पे सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया। तो वेज, पॉइजन, वेनम सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो आपको बताना है ए, बी या सी कहाँ पे कौन सा वर्ड जो है, हाईलाइटेड वर्ड जो है सही तरीके से यूज़ नहीं है। ये तो आप कर सकते हो, है ना। फर्स्ट कमेंट में इसका आंसर मैं डालने वाला हूँ। क्लोज टेस्ट में आपको यहाँ बताना है रंबल और रबल, क्लाउड और आउटफिट के बीच में क्या फ़र्क होता है, सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में बताना है आपको कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ किया जाए, एक्टिव में करें या पैसिव में करें या वर्ब का बेस फॉर्म लगा दें। परफेक्ट पार्टिसिपल हम कर चुके हैं ना, वही है। फिर चौथे में आपसे पूछा है कौन सा वर्ड अथॉरिटेरिज्म से रिलेटेड नहीं है। भाई ये तो बड़ा आसान है। टिरैनी मतलब तानाशाही, रिलेटेड है। डिस्पोटिज्म मतलब तानाशाही, रिलेटेड है। टोटलिटेरिज्म मतलब तानाशाही, रिलेटेड है। ये तीनों वर्ड मैंने आपको करवाए थे, है ना। निपोटिज्म रिलेटेड नहीं है। निपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, अपने अपने वालों को आगे लाना और दूसरों को पीछे धकेलना, है ना, निपोटिज्म। तो ये निपोटिज्म आपका आंसर बन जाएगा इस फोर्थ क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप सब लोग खुद अटैम्प्ट करो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें आपको 2 एरर्स मिलेंगी, बता दो मेरे को कहाँ पे एरर्स, मैं हिंट आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। हिंट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। कमेंट्स में आंसर डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट में से आंसर को चेक करना, अपने आंसर से मेरा मैच करके बताना आउट ऑफ 5 आपको कितने मिले। मुलाकात होगी कल की वीडियो में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें वीडियो को। कोर्सेज रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन साइनिंग आउट।